नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज नामक पुस्तक में पाठ 2 तलाश के अंतर्गत भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की शक्ति और सीमा। तो हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। भारत के अतीत का अवलोकन करने के बाद नेहरू जी का ध्यान भारत की शक्ति की ओर गया, अर्थात भारत के अतीत अर्थात भारत के जो समय है, भारत का जो समय बीत चुका है, उसे देखने के बाद नेहरू जी का ध्यान भारत की शक्ति की ओर गया। उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। भारत की शक्ति के स्रोतों के पतन के अनेक कारण हैं। और वे क्या कारण हैं? भारत तकनीकी के दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप तकनीकी की प्रगति के मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी के विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी। क्या थी? विज्ञान की चेतना, अर्थात चेतना यानी संज्ञान। तो नेहरू जी का मानना है कि भारत की शक्ति के स्रोतों के पतन के कारणों को खोजा जाए तो पता चलता है कि प्रत्येक क्षेत्र में आगे रहने वाला जो भारत है वह पिछड़ता गया और पिछड़ा रहने वाला जो यूरोप है वह भारत से आगे निकल गया और इससे यूरोपीय देशों की जो सैन्य शक्ति है वह बढ़ गई और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वह यूरोप पूरब की दिशा में अपने कदम बढ़ाए, अर्थात सैन्य बल बढ़कर पूरब पर अधिकार कर लिया। भारतीयों में मानसिक सजगता, तकनीकी कौशल की कमी हो रही थी और लोगों में आगे बढ़ने की जो लालसा थी, जो परिश्रम करने की जो चाह थी, वह कम हो रही थी। नित्य अर्थात लगातार नए आविष्कार करने वाला जो भारत है वह दूसरों का अनुकरण करने लगा, अर्थात नकल करने लगा। एक ओर जहां प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य खोलने की क्षमता छिन्न होती जा रही थी, वहीं साहित्य सृजनात्मक में वृद्धि हुई, अर्थात प्रकृति और ब्रह्मांड भेदने वाला भारत कार्यों में कमजोर पड़ गया और साहित्य रचना करने लगा। काव्य और साहित्य की भाषा अलंकारों से परिपूर्ण और जटिल हो गई, अर्थात जो सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अलंकृत और जटिल साहित्यिक शैली युक्त भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल में भारत नवीन खोजों की बजाय अंधविश्वासों व संकीर्ण अर्थात छोटी या कमजोर विचारधारा, रूढ़िवादिता अर्थात जो पुराने विचारधाराओं को मान्यता देता है, तो भारत
संकीर्ण और रूढ़िवादिता में फंस गया। वह गतिहीनता और जड़ता की ओर, जड़ता अर्थात स्थिरता या मूर्खता की ओर बढ़ने लगा। महासागरों को पार न करना और मूर्ति पूजा का प्रभाव बढ़ जाना, यह देखकर भी नेहरू जी का मन भारत की शक्ति के प्रति विश्वास अड़िग रहा, अर्थात स्थिर रहा। अभी तक भी भारत की जो दृढ़ता है, अर्थात दृढ़ता यानी मजबूती, और जो मजबूती बनी रही है, देश आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा इसी समय की एक संकीर्ण मानसिकता का उदय हुआ, जिससे महासागरों को पार करने की प्रवृत्ति को बल मिला। लोगों में मानसिक जो जड़ता है या शारीरिक थकान के कारण भारत का ह्रास होने लगा, अर्थात ह्रास यानी गिरावट होने लगी। भारत गतिहीनता और जड़ता की ओर बढ़ता ही गया, जबकि अन्य देश प्रगति की ओर उन्मुख होते गए, अर्थात विकास की ओर बढ़ते रहे। नेहरू जी का मानना था कि यह स्थिति का पूरा तथा सही सर्वेक्षण नहीं है। इस जड़ता और गतिहीनता का अगर लंबा समय रहा तो इसका संबंध अतीत और वर्तमान से टूट गया होता। पुराने युग की समाप्ति तथा नए युग का उदय होता, पर यह क्रम भंग नहीं हुआ। यह निरंतरता भारत में बनी रही। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की तलाश। नेहरू जी कहते हैं कि पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों से मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा हुई, अर्थात विगत यानी जो बीत गया है, जो समय बीत चुका है, उसके बारे में नेहरू जी कहते हैं कि सांस्कृतिक उपलब्धियों से मुझे एक हद तक भारत की समझ पैदा हुई, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, ना ही वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। अर्थात नेहरू जी जानते थे कि भारत का अतीत जानने के लिए पुस्तकों का अध्ययन, प्राचीन स्मारकों तथा भवनों के दर्शन और सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन और भारत के विभिन्न भागों की पद यात्राएं पर्याप्त होगी, पर इन सब से उन्हें वह संतोष ना हासिल हो सका जिसकी उन्हें तलाश थी। हाँ, लेकिन इन सब से उनमें भारत की समझ जरूर पैदा हुई। उन्होंने देखा कि इस समय का भारत भयंकर गरीबी और दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। उस समय भारत में गरीब, मध्य वर्ग और धनी वर्ग था। धनी वर्ग के लोग तो अंग्रेजों के समर्थक ही से लगते थे, लेकिन देश की कोई परवाह नहीं थी उन्हें। जो धनी वर्ग थे उन्हें देश की कोई परवाह नहीं थी। गरीब किसान वर्ग अपनी आजीविका में व्यस्त थे, अर्थात अपने जीविका चलाने में वह बिजी थे। मध्य वर्ग अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वही देश को आज़ाद करने की सोच रहा था। नेहरू जी यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वे अंग्रेजों के समर्थक थे। अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए मध्य वर्ग जो था वह मध्य वर्ग की ओर देखते थे। मध्य वर्ग उस समय बुरे हालात से गुजर रहा था। हालात यानी उनकी जो दशा थी या अवस्था थी वह बुरी थी। वह तरक्की और विकास करना चाहता था, पर ऐसा ना कर पाने का कारण यह अंग्रेजों के प्रति आक्रोशित हो रहा था। वह अंग्रेजों की कई नीतियों को सही मानता था। वह अंग्रेजों को
देश से बाहर करके स्वयं शासन चलाना चाहता था। असल में मध्य वर्ग इसी ढांचे की पैदाइश था जो उस ढांचे को उखाड़ फेंकने में स्वयं को सक्षम नहीं समझता था। इसी बीच नेहरू जी ने गरीब वर्ग की बात कही है, अर्थात गरीब वर्ग के जो किसान हैं उनके बारे में नेहरू जी कहते हैं कि नई ताकतों के उदय ने युवा बुद्धिजीवियों को उन गांवों की याद दिलाई जिनका जो अस्तित्व वे भूल चुके थे। भारत के गांव में ऐसी तस्वीर उन बुद्धिजीवियों के सामने आई। बुद्धिजीवियों यानी जो बुद्धि से अपने जीविका चलाते हैं, तो उनके सामने आई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वास्तविक अस्तित्व को पूरी तरह हम भूल चुके थे। जो गाँव में जो हमारा वास्तविक अस्तित्व था हम उसे भूल चुके थे। भारत तथा गाँव की ऐसी दशा देखकर नेहरू जी बेचैन हो चुके थे और नेहरू जी आगे कहते हैं कि नेहरू जी का ध्यान ग्रामीण जनता की ओर गया। भारत का युवा बुद्धिजीवी गांव में निवास करता था। भारत के ग्रामीण जनता नेहरू जी को सदा अपनी ओर आकर्षित करती रही। ग्रामीण अभाव में रहते हुए भी भारत की शान थी। गांव ने भारत की प्राचीन संस्कृति परंपराओं को, जो परंपरा है उसके कुछ अंशों में अभी भी बचा के रखा था। अतः भारत की असली झलक कहाँ मिलती है? गांव में ही मिलती है। इसलिए नेहरू जी आगे कहते हैं कि जो संस्कृति है, भारत की जो भारतीय संस्कृति है वह जो गांव में मिलती है, और इसी कारण भारत की जो संस्कृति की जो दृढ़ता है और जो अंतःशक्ति है, अर्थात जो अंदर की ताकत है, वे कई सालों जो अंग्रेजों का जो अत्याचार झेल रहे थे, 200 वर्षों तक अंग्रेजों का हमने अत्याचार झेल रहे थे, तो बहुत कुछ तो इस कारण भी समाप्त हो गया, पर उन्होंने बहुत कुछ सार्थक बचा रखा था। किसने? गांव के लोगों ने, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति की परंपरा का अंश बना हुआ है, और इसमें कुछ निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, और कुछ अनिष्टकारी तत्व भी शामिल है।